हाँ जी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया. What is monetary policy? Discuss the factor which influence the supply of money in the country. Monetary policy refers to the action taken by the country's central bank to control the supply of the money, aim to achieve macroeconomic goals such as controlling inflation, managing employment level, and ensuring financial stability. Essentially, it involves regulation the amount of money circulating in the economy and the interest rate at which money is borrowed and lent. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो भी हमारे पास मनी है उसको हम कैसे यूज करें. मनी का जो फ्लो है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो बोरोइंग है, जो लैंडिंग है, उसको कैसे स्टेबल करें, कैसे रेगुलेट करें, उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. जो भी मनी का फ्लो मार्केट में चल रहा है उसको स्टेबल करना. ठीक है. अगर तो मार्केट में मनी ज्यादा है तो बैंक रेट, जो लोन देने वाले लोग हैं, वो इंटरेस्ट रेट क्या है, बढ़ा देंगे ताकि लोग पैसा हमसे ना ले. ऑलरेडी महंगाई है. ठीक है. अगर बाहर मार्केट में पैसा नहीं है, कम है, तो बैंक्स में क्या होगा, जो लोन है उसकी अमाउंट और उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? ताकि लोग ज्यादा पैसा बोरो करें हमसे और मार्केट में पैसा जाए. ठीक है. तो इसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. इस तरह से मनी को रेगुलेट करना, इस तरह से मनी को सर्कुलेट करना कि अगर तो ज्यादा है पैसे बाहर तो उसको रोक देना, और अगर सप्लाई कम है बाहर तो उसको बढ़ा देना. ठीक है. तो फैक्टर इन्फ्लुएंस, कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कंट्री के. फर्स्ट है सेंट्रल बैंक एक्शंस. सेंट्रल बैंक के एक्शंस. आपको पता है सारे बैंक को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है. अगर सेंट्रल बैंक चार्जेस बढ़ा देगा, ठीक है, आपको पता है सेंट्रल बैंक के पास हर बैंक का कुछ एक अमाउंट जो है वो सेव होता है फॉर द ड्रास्ट यूज. यानी कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वहां पे बैंक जो है वो अपना सेंट्रल बैंक से अमाउंट वापस मांग के काम चला सके. ठीक है. तो कुछ पैसे जो हैं हर बैंक के, सेंट्रल बैंक के पास जमा होते हैं. और अगर उस पैसों को वो बढ़ा दे कि हमें ज्यादा पैसे, आपको हमारे पास ज्यादा पैसे जमा करवाने, तो जो छोटे बैंक है उनके खुद के पास पैसे क्या है, कम बचेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जितना बोला उनको तो जमा करवाना ही पड़ेगा. तो जब उनके पास खुद के पास पैसे कम बचेंगे तो वो आगे बोरोइंग भी क्या दे पाएंगे, कम दे पाएंगे. ठीक है. जिससे मनी की सप्लाई बाहर मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसीलिए जो सप्लाई ऑफ मनी है वो सेंट्रल बैंक क्या है, इफेक्ट करता है. देन रिजर्व रिक्वायरमेंट, जितना रिजर्व उनको रिक्वायर्ड रखना पड़ता है. बैंक्स को बोला जाता है कि आपको इतना परसेंटेज जो है डिपॉजिट का वो रिजर्व रखना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर उस रिजर्व की रेशो बढ़ा दी जाए तो बैंक क्या है, उसको रिजर्व ही रखता रह जाएगा, दे ही नहीं पाएगा बाहर. ठीक है. या अगर उसकी रेशो कम कर दी जाए तो बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे बाहर लोगों को बांटने के लिए, मनी की सप्लाई करने के लिए. तो इस तरह से रिजर्व जो है वो भी सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं. देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि गवर्नमेंट की बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो बाय और सेल होती है वो भी जो है मार्केट में मनी की सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं. अगर गवर्नमेंट जो है बाय करना शुरू कर दे, खरीदना शुरू कर दे, तो मनी की सप्लाई लोगों की तरफ बढ़ जाएगी. मनी, गवर्नमेंट लोगों से कुछ खरीद रही है तो पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट पैसे दे रही है यानी कि सप्लाई क्या है, लोगों की तरफ बढ़ रही है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है. ठीक है. और उसी का ऑपोजिट अगर वो सेल कर दे तो गवर्नमेंट, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को सेल करने के लिए. तो सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. देन इन्फ्लेशन रेट. जितना भी इन्फ्लेशन रेट रखा जाता है पॉलिसीज का ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज का, वो भी क्या है, बोरोइंग और स्पेंडिंग पे इफेक्ट करती है. द बैंक में इंक्रीज द मनी सप्लाई टू स्टेमुलेट इकोनॉमिक एक्शन. इकोनॉमी कंडीशन. इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है मार्केट में, रेट कैसे चल रहे हैं मार्केट में,
इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, वो भी इफेक्ट करता है मनी की सप्लाई को। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन में हमारी करेंसी को जो एक्सचेंज है, अगर वीकर एक्सचेंज है, ठीक है, यानी कि हमें बाहर का 1 रुपया खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, इट मीन्स जो मनी की सप्लाई है वो क्या है, इफेक्ट हो रही है ना। आपको बाहर का 1 रुपया खरीदना है, लेकिन खुद को आपको उसके बदले में 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी भी? ओके, मैं अगेन शेयर करती हूँ। नाउ स्क्रीन विजिबल? हाँ जी, इज माई स्क्रीन विजिबल? नाउ डिस्कस हाउ मॉनेटरी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करती है सब बताना है। इन्फ्लेशन के पॉजिटिवली इफेक्ट भी बताना है, नेगेटिवली इफेक्ट भी बताना है। इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले आ गया इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का पहला टूल क्या है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोगों के लिए बोरो करना चीप हो जाएगा, इजीली बोरो कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, मनी सप्लाई। बैंक ने जो मनी का सप्लाई है, रेगुलेशन है, वो बढ़ा दी है, यानी कि आपको लोन जो है इजीली अवेलेबल करवा दिया है। आप लोन कम रेट पे ले सकते हो, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेम वही। अगर सिक्योरिटी बाय करने लग जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगी, यानी कि बाय खरीद रही है, इट मीन्स जो मनी है वो किन के पास जा रही है, लोगों के पास जा रही है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे दे रही है, चीजें खरीद रही है। तो इन्फ्लेशन किसकी तरफ बढ़ रहा है, लोगों की तरफ। लोगों को पैसे मिल रहे हैं, जितने लोगों को पैसे मिलेंगे वो उतनी अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देन इन्फ्लेशन टारगेट्स, कुछ टारगेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन, पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइस हाई होगा, तो वो स्पेंड मोर करने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड आया था, लोगों को लगा था राशन नहीं मिलेगा, तो लोगों ने क्या किया, राशन अपने पास भर के रखना शुरू कर दिया। इससे भी क्या हुआ, इससे भी इन्फ्लेशन आया, मार्केट में चावल ही नहीं था, और जो चावल बेचने वाले हैं वो 10 रुपए के चावल 50 रुपए के बेच रहे हैं। इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई आ गई थी मार्केट में, ड्यू टू द पर्सनल एक्सपेक्टेशन, लोगों के एक्सपेक्टेशन की वजह से। नाउ डिफरेंस बताना है, इंटरेस्ट रेट रिलेशन बताना है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का। इंटरेस्ट रेट क्या है, एक तरह का टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है उसको कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट क्या करता है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा होगा तो कम लोग कम खरीदेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग,
इंटरेस्ट रेट हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बताता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस जो है इन्फ्लेशंस की, उस पे इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इफ द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इज 5 and inflation is 2, the real interest rate is 3. The central bank considered the real interest rate when setting policies, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, रियल इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से पॉलिसी सेट करने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। देन फोर्थ आ गया मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर कॉम्प्लीमेंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है? मनी के फ्लो को ध्यान में रखना। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फाइनेंशियल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको ध्यान में रखना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं मॉनेटरी और फिस्कल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। क्या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो सबसे पहले आ गया उनके डिफरेंट रोल, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या रोल है सेंट्रल बैंक के लिए? मनी को कंट्रोल करना। मेन रोल मॉनेटरी का क्या है? मनी को कंट्रोल करना, मनी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना। और फिस्कल का क्या रोल है? जो भी टैक्स, जो भी स्पेंडिंग्स हो रही हैं उस पे जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करना, जो डिमांड है लोगों की उसको कैलकुलेट करना। नाउ स्टिमुलेट्स, यानी कि दोनों का मेन मकसद क्या है? ग्रोथ। दोनों का मेन मकसद क्या है? ग्रोथ। मनी मॉनेटरी पॉलिसी का भी और फिस्कल पॉलिसी का भी। देन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, कैसे मैनेज करते हैं इन्फ्लेशन को? मॉनेटरी क्या करती है? सबसे पहले मार्केट रेट को कूल डाउन करती है, और फिस्कल क्या करती है? गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग्स है उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। देन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगी, मॉनेटरी और फिस्कल, जब कोऑर्डिनेट किया जाएगा तभी जो है पॉलिसीज जो है वो बन पाएंगी। किसी एक के आधार पे पॉलिसीज नहीं बन सकती हैं, दोनों का इक्वल रोल है पॉलिसी मेकिंग में। देन बूस्ट कॉन्फिडेंस, जब दोनों पॉलिसीज अच्छे से वर्क करेंगी तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? बूस्ट होगा। देन रिजर्व बैंक, बैंक के फंक्शन, रिजर्व बैंक जो है कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है वो बता रहे हैं। फर्स्ट आ गया मॉनिटरी अथॉरिटी, सबसे पहले तो मनी की अथॉरिटी, मनी को कंट्रोल करना, ये आरबीआई के हाथ में होता है। इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई चार्ज करती है, आरबीआई जितना इंटरेस्ट रेट रख देती है उतना ही हर बैंक को रखना पड़ता है, इसलिए मनी को कंट्रोल करने में आरबीआई का बड़ा रोल है। इशू ऑफ करेंसी, सबको पता है कि जो पैसे बनते हैं, जो नोट बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? वो आरबीआई बनाती है, आरबीआई पब्लिश करती है। रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंस, जितना भी फाइनेंस है गवर्नमेंट का, जितना भी टैक्स है, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो सबको फाइनेंस कौन करती है? आरबीआई करती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कस्टोडियन, यानी कि एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है। फॉरेन और इंडिया के बीच में जो लिंक है वो कौन एस्टेब्लिश करता है? आरबीआई। देन डेवलपमेंट रोल, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट करती है आरबीआई। इशू ऑफ गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट की जितने भी बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो सारे इशू कौन करता है? वो आरबीआई ही इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देन आरबीआई रेगुलेशन द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, कैसे सप्लाई जो है मनी की वो रेगुलेट करती है आरबीआई? सबसे पहले आ गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक रिजर्व रेट रखती है आरबीआई जो सभी बैंकों को डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ठीक है, जिससे वो मनी को क्या कर सकती है? कंट्री की मनी को रेगुलेट करती है।
देन ओपन मार्केट ऑपरेशन वही सब आ गया। गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी आरबीआई परफॉर्म करती है। कैश रिजर्व रेशो, कि हर बैंक के पास कितना कैश होना चाहिए, ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि परसेंटेज ऑफ बैंक डिमांडेड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट मस्ट बी मेंटेन इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, कि इन अ कैश फॉर्म, हर बैंक के पास कैश के फॉर्म में, कुछ लिक्विड एसिड की फॉर्म में हर समय कुछ रेशो रहनी चाहिए। वो भी कौन डिसाइड करती है? आरबीआई। रेपो एंड रिजर्व रेपो रेशो, कितना उन्होंने जो है बैंक के पास, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखना है, वो रेशो भी डिसाइड करती है। क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ठीक है, कितना कितना लोन, कितनी अमाउंट आप लोन के लिए दे सकते हो लोगों को, ये भी आरबीआई आपको डिसाइड करके बताती है। ओपन मार्केट के नेक्स्ट आ गया, एनालाइज करना है ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हाँ जी, व्हाट दे आर। सबसे पहले तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय और सेल करना, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यानी कि डायरेक्ट पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय और सेल कर रहे हैं, इसलिए उसको ओपन मार्केट बोला गया, कि पब्लिकली, पब्लिक के लिए ओपन है ये। पब्लिक, अदरवाइज पब्लिक और गवर्नमेंट का लिंक नहीं ना होता, बीच में बहुत सारी बॉडीज होती है स्टैट्यूटरी जो लिंक बनाती है। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट और पब्लिक का लिंक बन रहा है, तो इसलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, बाय और सेल करती हैं सिक्योरिटीज। इम्पैक्ट क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है मनी सप्लाई या फिर डिक्रीज हो जाती है मनी सप्लाई। ठीक है, अगर वो बाय कर देती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, अगर गवर्नमेंट सेल कर देती है तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। देन आ गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। वो क्या होता है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? आरबीआई measured the target specific sectors or type of credit of control overall credit flow of the economy। अब क्या है, आरबीआई कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स, सिलेक्टिव, कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही कंट्रोल कर रही है, कुछ सिलेक्टिव चीजों पे ही क्रेडिट को कंट्रोल कर रही है, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, इसमें आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, कुछ मार्जिन रख लेना। ठीक है, हर चीज, हर लोन के ऊपर, होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, हर लोन के ऊपर एक स्पेसिफिक मार्जिन रख लेना। ठीक है, इससे भी क्या होगा? टारगेट कंट्रोल होगा, जिस जिस टारगेट को आप कंट्रोल करना चाहते हो। अब मान लो मैं होम लोन, होम की जो लोगों की वो है उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो मैं होम लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट रख दूंगी, लोग फिर होम लोन लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी आपका टारगेट होगा, जिस टारगेट को आप कंट्रोल करना चाहोगे, उसी टारगेट को आप फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट आ गया, सप्लाई ऑफ मनी इज एसेंशियल is sensitive issue, even a slight imbalance can create havoc। Elaborate। हाँ जी, मनी की सप्लाई क्या है? इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकती है। इस पॉइंट को आप इलेबोरेट करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। हाँ जी, रीड करें, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पॉइंट को रीड करो। ठीक है, हैवोक, हैवोक क्या होता है? हैवोक होता है कि वो सिचुएशन, यहाँ पे बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मनी इम्बैलेंस हो जाए तो क्या वो नुकसान क्रिएट करती है? यस और नो। नेचुरली है कि अगर मनी इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, जहां पे पैसे नहीं लगाने हैं वहां पे भी पैसे नहीं लगा रहे हैं, या मार्केट में बहुत सारा पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो वैल्यू ही नहीं करेंगे मनी की। ठीक है, जिससे मनी की वैल्यू नहीं होगी तो वो मनी क्या होगी? डैमेज ही होगी, बाकी चीजें भी डैमेज ही होंगी। नाउ नेक्स्ट क्या है? इट इज थॉट
fiscal policy that the government try to correct inequality of income and wealth. जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट का जो थॉट है कि इनइक्वालिटी ऑफ मनी और वेल्थ जो है वो कम करनी है। इनइक्वालिटी यानी कि कुछ के पास बहुत पैसा है और कुछ के पास पैसा नहीं है, इसको करेक्ट करना है। इसको करेक्ट करने के लिए फिजिकल पॉलिसीज बनाई जा रही है। तो क्या ये थॉट सही है? क्या फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हम मनी और वेल्थ को करेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट आ गया टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन डिसीजंस लिए जाते हैं, टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उनकी मनी ऑफ स्पेंडिंग पे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है, टैक्स पर्सन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, उस पर्सन की इनकम के ऊपर लग रहा है। जिसकी इनकम ज्यादा उसका टैक्स ज्यादा, जिसकी इनकम कम उसका टैक्स कम। ठीक है, इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, इनइक्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है। अब जिसका पैसे ज्यादा है उसका टैक्स ज्यादा लगा, उसको ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को देने पड़े, और गवर्नमेंट उनसे वो पैसा लेके कहाँ लगाएगी, जिनके पास पैसा कम है उनकी हेल्प के लिए लगाएगी। तो क्या है, इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स करती है उनके लिए जिनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है जिनका। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, लोगों को एनकरेज करती है। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाती है, कुछ स्कीम्स निकालती है ताकि जो इनइक्वालिटीज है उसको इक्वालिटी में बदला जा सके। देन हाउ डज द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो बजट है वो डिफरेंट कैसे होता है, क्यों डिफरेंट होता है? फर्स्ट आ गया साइज एंड स्कोप। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लार्ज होता है बिकॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसका बजट ज्यादा होगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सेंटर के हिसाब से डिसीजन लेना है, उसने पूरे नेशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। जबकि जो स्टेट है उसने सिर्फ अपने स्टेट का डिसीजन लेना है। ठीक है, जो स्टेट है यानी कि अगर पंजाब है तो उसने सिर्फ पंजाब का डिसीजन लेना है, सिर्फ हरियाणा का डिसीजन लेना है, सिर्फ एक एरिया तक वो क्या है, कवर हो रहा है। लेकिन जो सेंट्रल है उसने पूरे इंडिया का डिसीजन लेना है, पूरे नेशन का लेना है, इसलिए उसका बजट भी क्या होगा, हाई होगा। रिसोर्सेज, स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या है, जो स्टेट की सेल से टैक्स आ रहा है सिर्फ वही वही। ठीक है, और सेंट्रल का क्या है, सारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सारा का सारा सेंट्रल में इंक्लूड होता है। एक्सपेंडिचर, सेंट्रल के एक्सपेंडिचर भी क्या है, वो उसके एक्सपेंडिचर भी बड़े बड़े हैं। रेलवे में एक्सपेंड करना, ठीक है, हाईवेज में एक्सपेंड करना। और जबकि स्टेट का क्या है, सिर्फ लोकली स्टेट का इंक्लूड है कि वहां पे कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दिया, कोई गवर्नमेंट हेल्थ केयर खुलवा दिया उसी स्टेट में, पंजाब में। ठीक है, देन चैप्टर 5 दैट इज सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशो कल्चर यानी कि सोसाइटी प्लस कल्चर। सोशो कल्चर, सोसाइटी और कल्चर। तो सोशल एंड कल्चर प्राइमली गवर्न द लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल कमेंट। एक सोसाइटी और एक उसका कल्चर एक पर्सन के लाइफस्टाइल पे कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो कैसे इफेक्ट डालता है, हमारा जो कल्चर है, जो भी हम सीखते हैं, वट वी वेयर, वट वी ईट, हाउ वी स्पीक, इवन हाउ वी थिंक, ये सब कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, ये सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। जिस सोसाइटी में, जिस फ्रेंड में, जिस पर्सन के साथ हम रहते हैं, उसके नॉर्म्स और उसके वैल्यूज हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और जिस कल्चर से हम आए होते हैं उसकी हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, उसकी बिलीव्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके कुछ कस्टम्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, इंडिया के जो लोग हैं या हिंदू जो लोग हैं, हिंदू ये मार काट या जो भी है, गाय को माता मानती है, जानवरों को भगवान मानते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में जानवरों को भगवान मानते हैं कि जो
लाइक लक्ष्मी है, उनका आउल जो है उनका सवारी है ना। तो हम आउल की भी पूजा करते हैं लक्ष्मी माता के साथ साथ। ठीक है, लाइक जो शिव जी हैं उनके साथ बैल होते हैं, है ना। तो हम बैल की भी पूजा करते हैं। दैट इज अवर कल्चर एंड दैट इज अवर बिलीव्स, है ना। वही ऑपोजिट अगर हम मुसलमान धर्म देखें, ठीक है, मुसलमान देखें तो वो अपने सिर्फ कुरान को मानते हैं। उनका कल्चर कुरान तक है। ठीक है, वो एनिमल को जो है भगवान नहीं मानते। ठीक है, तो जिस कल्चर से हम आते हैं वो कल्चर का हमारे ऊपर जो है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है, वो एक हैवीली इम्पैक्ट होता है। यहाँ तक कि हमारे क्लोथ, हमारे ट्रेडिशन, हमारे क्लोथ तक हमारे कल्चर से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारी मॉम्स हैं, ठीक है, जो दादी माँ है, वो सब साड़ी पहनती थी, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चर का पार्ट था, वो उनका ट्रेडिशन का पार्ट था। नाउ नेक्स्ट आ गया, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल ट्राई टू पॉजिटिव देयर प्रोडक्ट around social needs. Sustain. Most organizations aim to position their product around social need because they understand people are morely like to buy products that address their personal and community concern. This strategy not only help business reach a large audience but also build a positive reputation and customer loyalty. Firstly, considered awareness and concern about the government economical environmental issue. Many company highly their efforts to eco-friendly. ठीक है, नाउ क्या है, प्रोडक्ट्स क्या बनाए जा रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, शायद वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली ना हो लेकिन उनपे लिखा जा रहा है, जो कि लोगों को क्या कर रहा है, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि हम अपने सोसाइटी को बचा के रखें, हम अपनी इन्वायरमेंट को बचा के रखें। तो हम कौन से प्रोडक्ट यूज करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो जो कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेच रही है उसका रेपुटेशन भी अच्छी हो रही है और लोगों के माइंड में उनके लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए वैल्यू भी बढ़ रही है, वो वहां से बाय करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपेयर करना है पॉवर्टी सिचुएशन ऑफ इंडिया टुडे एंड डिकेन बैक। अब की पॉवर्टी सिचुएशन और बैक की पॉवर्टी सिचुएशन। ठीक है, तो पहले पास्ट का पढ़ेंगे। इन पास्ट डिके इंडिया हैज नोबल चेंजेस इन इट्स पॉवर्टी सिचुएशन marked by both challenges and progress. In decade age, India faced poverty issue. A large portion of the population live on less than 1.90 a day. ठीक है, पॉपुलेशन का बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे थे। यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी पहले के टाइम में हमारे इंडिया में। लोगों को ना तो अच्छा फूड मिलता था, ना तो क्लीन वाटर मिलता था, ना ही उनकी हेल्थ का कोई ध्यान रखा जाता था, ना तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी जॉब करने की, और ना ही कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या था, पुअर था। हम पीछे कोई मूवी भी देखते हैं तो अगर कोई गांव को रिप्रेजेंट करता है तो वो गांव को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वही एक कुआं, है ना, पानी नहीं आ रहा, जहाँ पे पानी नहीं होता हर टाइम, जहाँ पे लाइट नहीं होती हर टाइम, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन क्या थी, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, लोगों को बेसिक नीड भी नहीं मिलती थी, उनको इलेक्ट्रिसिटी वाटर तक नहीं मिलता था प्योर। ठीक है, और नाव की पॉवर्टी में क्या है, नाव पॉवर्टी क्या है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स निकाली हैं जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया है। लोगों को हेल्थ के लिए स्कीम्स निकाली गई हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं, जन धन योजना, ठीक है, पेंशन स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं जिससे लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे, सॉरी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्टर्स निकाले हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, बहुत सारे तरीके निकाले हैं कि वो लोगों की एजुकेशन
और हेल्थ केयर पे ध्यान दे सके। ठीक है। नाउ रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इरेडिकेटिव पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो पॉवर्टी को चेक किया, बहुत सारे ईयर पॉवर्टी को ट्रैक किया कि पॉवर्टी कहाँ से आ रही है, पॉवर्टी हो क्यों रही है, पॉवर्टी बढ़ क्यों रही है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, इस पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सबसे पहले उन्होंने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स निकाले, लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में उनको कुछ हेल्थ केयर बताए कि आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी कर सकते हो, हेल्थ अच्छी करना क्यों जरूरी है। जब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि उनको अपनी हेल्थ को अच्छा क्यों रखना है, तब तक वो अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रखेंगे। इसलिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली गई जिनसे उनको अवेयर किया गया। देन कुछ गारंटी स्कीम निकाली गई कि हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स निकाली गई कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ठीक है। या फिर मेक इन इंडिया निकाला गया कि आप जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलो। ठीक है। हर इंसान अपनी कुछ ना कुछ काम करे, मेक इन इंडिया में पार्ट ले। ठीक है। देन फाइनेंशियल इन्फ्लेशन, कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली गई, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिनके थ्रू जो पुअर लोगों हैं उनकी हेल्प की गई। अब जैसे आयुष्मान कार्ड, ठीक है, उससे क्या है, पुअर को 5 लाख तक का हेल्थ फ्री दिया जा रहा है। ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन में स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले गए। ठीक है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले गए कि लोग क्या है, जॉब पे जाने से पहले जॉब करना सीखें, ताकि उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके जॉब करने की। सपोर्ट किया गया स्मॉल फाइनेंस को, स्मॉल फाइनेंस के लिए लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाने लगा, ताकि वो इसको क्या कर सके, वो इसको बढ़ा सके। नाउ इंडिया इज अ नेशन इज फेसिंग अ मैसिव प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है अभी भी इंडिया में आ रही है, वो क्यों आ रही है। ठीक है। मिलियंस ऑफ लोग क्या है, अभी तक अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। तो इसका जो सबसे मेजर फैक्टर है दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यंग पीपल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जॉब की जो नंबर ऑफ जॉब्स है वो कम है, जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है। तो जॉब मिल पाना भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। सेकंड, उनके पास उतने स्किल नहीं है। ठीक है। उनके पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। वो उस जॉब को नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे टेक्निकल नीड्स चाहिए, जहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी कंसेप्ट like voluntary unemployment? What is different between cyclically and seasonally unemployment? हाँ जी, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो पर्सन जो काम करना ही नहीं चाहते, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। यानी कि वो खुद से अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने ही फैमिली बिजनेस में आ गए हैं। ठीक है। लाइक एक एग्रीकल्चर का उनके पास एक छोटा सा खेत है। ठीक है। वो वहां पे काम कर रहे हैं। उस खेत में काम करने के लिए 4 लोग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन घर में 7 लोग हैं। तो 7 के 7 लोग क्या कर रहे हैं, वहीं पे काम करी जा रहे हैं। 4 लोगों का काम 7 लोग कर रहे हैं, जो 3 लोग हैं वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो काम करना ही नहीं चाहते। देन साइक्लिक और सीजनल क्या होता है, साइक्लिक यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस प्रोडक्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड मोर वर्कर। ठीक है। जब साइक्लिक यानी कि बिजनेस का साइकिल, अगर बिजनेस का साइकिल हाई है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके वर्कर की डिमांड भी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, वर्कर ज्यादा होंगे। इसी के ऑपोजिट, अगर बिजनेस कम है, वर्कर कम है, बिजनेस में प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो वर्कर्स भी क्या चाहिए होंगे, उनको कम होंगे। तो साइकिल क्या होता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आती जाती है। जब उनको चाहिए होते हैं तब वो ले लेते हैं, जब उनको नहीं चाहिए तो वो निकाल देते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि ये पेंट वालों का काम है, ये क्या है, सीजनल है। जब दिवाली आती है तभी सब लोग पेंट करवाते हैं, है ना। तो ये सीजनल है। वो जब
उनका टाइम आता है वो तब का उनका काम जोरों पे होता है और उसके बाद वो काम ठप हो जाता है। इसी तरह अगर कोई कलर्स बेचता है, ठीक है, कोई पटाखे बेचता है, उनका काम भी क्या है, सीजनल है। जब पटाखों की बारी आती है तभी वो पटाखे देते हैं। या फिर विंटर और समर लगा लो सीजन, ठीक है। समर में समर के क्लोथ बिकेंगे तो जो विंटर क्लोथ बेचने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब समर के बिकेंगे, जब विंटर के बिकेंगे तो समर वाले अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयड से क्या क्या होता है? Unemployed can be defined as a state of no work for a man fit or willing to work. Do you find this definition correct? State a no work for a man fit and willing to work is basically widely accepted and understanding. It captures the essential of unemployment, but let's explore why both accurate has some limitations. डेफिनेशन, वाई डेफिनेशन इज करेक्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि लोग जो है विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देन विलिंग एंड एबिलिटी, विलिंग पे फोकस किया जा रहा है, उनकी एबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है रदर देन द अपॉर्चुनिटीज। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी स्टैंडर्ड्स मेजर किए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो देखे जा रहे हैं इसमें, इसलिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट। लिमिटेशंस क्या है? एक्सक्लूसिवली अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है। जो एम्प्लॉय हैं वो स्किल्स को मैच ही नहीं कर पा रहे, वो जॉब की स्किल को मैच नहीं कर पा रहे। क्लियर है? ये सारा एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही है।